Hello, dear CSET aspirants. I am Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gahukar. Welcome to my class. Success sessions हम लोग ले रहे हैं. CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट को हम लोग क्वालिफाई करेंगे कम से कम समय में और मेरा वादा है तुमसे कि मैं तुमको पास करवाऊंगा. CSET इज द फर्स्ट लेवल एग्जीक्यूटिव का एंट्रेंस टेस्ट है. हमें एग्जीक्यूटिव में जाना है और फिर प्रोफेशनल में और फिर बनना है एक कंपनी सेक्रेटरी. ऑलराइट, सो गाइस 120 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा, 200 मार्क का. ये सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर में बताई है, आप देख सकते हैं पिछला लेक्चर. एनीवे गाइस, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट 25 मार्क्स के करिकुलम में 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है बिजनेस एनवायरनमेंट. हर बिजनेस को एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करना पड़ता है और उसके हिसाब से अडॉप्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट में पढ़ा है कि इट इज अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस और ये टोटली एक साथ कंसिडर करने पड़ते हैं. कुछ फोर्सेस डायरेक्ट होते हैं, कुछ फोर्सेस इनडायरेक्ट होते हैं, कुछ फोर्सेस स्पेसिफिक होते हैं, कुछ फोर्सेस जनरल होते हैं. हम लोग एनवायरनमेंट के फैक्टर्स से इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट भी है, और ये फैक्टर्स एनवायरनमेंट को अनसर्टन बनाती है. एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग और एक का नुकसान, एक फैक्टर से नुकसान भी हो सकता है, उसी फैक्टर से फायदा भी हो सकता है, या किसी को नुकसान हो सकता है, किसी को फायदा हो सकता है. इसको हम कहेंगे रिलेटिविटी. सो दीज ऑल थिंग्स वी स्टडीड, और ये सारे फैक्टर्स एक साथ, ये सारे फैक्टर्स एक साथ मेक्स इट वेरी मच कॉम्प्लेक्स. ये सारे फैक्टर्स एक साथ वेरी मच मेक्स इट वेरी मच कॉम्प्लेक्स. फीचर्स एंड फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सारे फीचर्स और फैक्टर्स है जो हमने कल के सेशन में डिटेल में पढ़े थे. अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. हम लोग वी आर हियर टू स्टडी द वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर. पहला है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. क्या लगता है तुमको, क्या किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बेसिस पे क्या उस बिजनेस पे इंपैक्ट आ सकता है, अच्छा या बुरा? क्या कहते हो आप? व्हाट डू यू थिंक? यस, इट श्योरली मैटर्स. फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मैगी. ये हमारी मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद है मैगी, बिल्कुल नहीं पसंद हमारी मम्मी को मैगी. तो मैगी को मम्मी को नहीं पसंद इसलिए मैगी पे बैन आ गया था क्या, बताइए? मैगी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 1982 में. 2015 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 33 इयर्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और पता नहीं अचानक ऐसा क्या हो गया, कहने लगे कि मैगी में लेड होता है जो कार्सिनोजेनिक होता है, जिससे कैंसर होता है. गाइस, और आज 6 महीने तक बैन रहा और मैगी आज मिल रही है खुलेआम. अब लीड नहीं है मैगी में, अब लेड नहीं है मैगी में, अब कैंसरस नहीं है मैगी. 6 महीनों के लिए कैंसर हो गया था मैगी के कारण. गाइस, ऐसा कुछ नहीं था. पॉलिटिकल कनेक्शन से पकिंगी बाबा ने ये करवाया था अपना आटा नूडल्स लॉन्च करने के लिए. सो क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से बिजनेस को इंपैक्ट पड़ता है? जी हां, बिल्कुल पड़ता है. तो सबसे पहला एनवायरमेंटल फैक्टर, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस. लेजिस्लेचर्स, यानी जो लॉ बनाते हैं, लेजिस्लेचर्स एट द लोकल, स्टेट एंड फेडरल लेवल. लोकल यानी किसी सिटी लेवल पे, लोकल लेवल यानी सिटी लेवल, स्टेट यानी जैसे महाराष्ट्र हो गया तो महाराष्ट्र लेवल पे लॉज बनते हैं, तो स्टेट लेवल, और फेडरल लेवल, फेडरल लेवल यानी नेशनल लेवल पे जब लॉ बनते हैं तो इसको फेडरल लेवल कहा जाता है. सो गाइस, लिख लीजिए ये तीनों. ऑलराइट, सो गाइस, लॉ जो है 3 लेवल्स पे बनते हैं. सिटी लेवल पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लॉज बनते हैं,
महाराष्ट्र गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट के भी खुद के लॉज होते हैं। और फेडरल, ये फेडरल जो लैंग्वेज है ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये यूएस की लैंग्वेज है। फेडरल यानी नेशनल लेवल, इंडिया लेवल पे लॉस पार्लियामेंट में बनते हैं, और जो लॉ बनाते हैं उनको लेजिस्लेचर्स कहते हैं। ओके, सो गाइस दे प्रोवाइड इंसेंटिव्स, टैक्स ब्रेक। काफी बार ना आप हमारे स्टेट में आओ, आपको पैसे नहीं लगेंगे, ऐसा भी सिचुएशन, ऐसा भी सिनेरियो बनाते हैं। जैसे हरियाणा में काफी सारे फैक्ट्रीज है, क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं लग रहा था कुछ समय के लिए। गुजरात में भी काफी सारे टैक्स बेनिफिट दिए गए काफी सारी कंपनीज को, इसलिए गुजरात में काफी सारी कार्स बनती है। आज कार बनाने का हब बन चुका है गुजरात। और दे कैन इंपोज रेगुलेशन दैट रेस्ट्रिक्ट द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऐसा भी होता है, जैसे शराब, क्या अल्कोहल बैंड है कुछ कुछ स्टेट्स में इंडिया में? क्या अल्कोहल बैंड है, पता है आपको? अल्कोहल इज बैंड इन मेनी स्टेट्स। तो गाइस वहां पे पॉलिटिशियंस ने ये खेल खेल के प्रोडक्ट को बैन करवाया है। तो गाइस वो खेल है या क्या है, ये तो हर स्टेट का अपना अपना सिनेरियो से ही पता चलेगा। इन द लेटर एग्जांपल, इफ अ पॉलिटिकल बॉडी स्टेट्स दैट द कंपनी must include a certain chemical in its product, the cost of the product will differ. So guys, अगर कहता है स्टेट कि यार इस प्रोडक्ट में आपको ये मिलाना ही पड़ेगा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अगर आप बाइक बेच रहे हो तो उसके बाद हेलमेट देना ही पड़ेगा आपको। अगर आप बाइक बेच रहे हो तो हेलमेट देना कंपलसरी कर दिया, तो कॉस्ट तो बढ़ जाएगी ना उसकी। तो ये लॉ मेकर्स डिसाइड करते हैं, पॉलिटिशियंस डिसाइड करते हैं। द कंपनी पासेस दोस कॉस्ट ऑन द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस। The customer must determine whether he wants to purchase that product. If he does not purchase the product, the company does not receive the revenue. In a large number of customer, if a large number of customer decide not to purchase the product, the company may need to lay off the employees. सब कुछ डिपेंड करता है फिर ऐसे केस में उस कंट्री के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे। इंडिया का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थोड़ा सा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू मेनी कंट्रीज। हमारे ऐसा नहीं होता कि एकदम से प्रोडक्ट पे बैन आ जाएगा, ऐसा एकदम बहुत बार नहीं होता है। बट हाँ, मैगी के साथ तो डेफिनेटली हुआ था। मान लेते कोविड का आउटब्रेक चल रहा है और उसमें हम पापा को कह रहे हैं कि चलो Audi A8 खरीदते हैं। पापा सुनेंगे क्या हमारी बात? बोलो। अरे लॉकडाउन में कहां कार चलाएंगे मेरे भाई। सो गाइस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं है, रिसेशन का पीरियड चल रहा है, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे जाते। तो गाइस, सेकंड एनवायरनमेंट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब मुझे बताइए, इंडिया का करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है? पॉजिटिव है या नीचे जा रहा है? कैसी चल रही है हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी? बोलो। शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है? चलो देखते हैं। नीचे। चलो, द लार्जर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ सोसाइटी इज अ फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द कंपनीज बिजनेस एनवायरनमेंट ड्यूरिंग अ रिसेशन। रिसेशन यानी क्या होता है? मंदी जब चल रही है मार्केट में, मंदी, गिरावट, हर स्टॉक मार्केट नीचे जाता है और डिमांड कम हो जाता है प्रोडक्ट का, तो दैट्स रिसेशन। कंज्यूमर्स spend less on optional items such as car and appliances. As a result, the business environment suffers. On the other hand, if the economic environment is one of the prosperity, consumers are more likely to spend money not just on necessities but on larger items as well. तो guys, जब रिसेशन होता है तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें खरीदते हैं, लेकिन जब बूम होता है, जब मार्केट बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो फिर हम लोग ऐसे महंगे प्रोडक्ट्स भी खरीदने लग जाते हैं जिसकी हमें एसेट जरूरत नहीं होती है। बट देन सब कुछ डिपेंड करता है कि इकोनॉमी कैसे चल रही है। जैसे श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत खराब चल रही है अभी, रादर श्रीलंका की करेंसी इतनी वीक हो चुकी है कि श्रीलंका में इंडिया के नोट्स यूज होने वाले हैं। कैन यू बिलीव दैट? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए रशिया और श्रीलंका, ये दो कंट्रीज इंडियन करेंसी यूज करने वाली है। समझ रहे हो हमारी कंट्री कितनी स्ट्रांग होते जा रही है धीरे धीरे। Anyway, let's move ahead. ये क्या है रे? What is this? Anyone who can tell me? Correct. This is a denim. This is a jeans. तो guys, tell me, किसने बनाया है जीन्स? किसने बनाया है? कौन सी कंपनी ने इन्वेंट किया है जीन्स? बताएंगे मुझे? जीन्स इन्वेंट किया है लिवाइस ने। लिवाइस स्ट्रॉस एंड कंपनी ने जीन्स इन्वेंट किया था वर्कर्स के लिए। ठीक है। अब अगर लिवाइस ने इस पैटर्न का जीन्स बनाया, लिवाइस ने इस पैटर्न का जीन्स बनाया एकदम खुला खुला, तो ये फैशन चलेगा क्या? बताओ। सर लोग क्या कहेंगे, ऐसा जीन्स पहन लिया तो लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे हमारी, राइट?
सोसाइटी का नजरिया भी मायने रखता है. Social factors that affect the economic environment of the business are the cultural influences of the time. For example, a fashion designer that creates bell-bottom strip pants will not succeed in an environment where straight leg solid color pants are desired. A social environment that tends to be more conservative will not support styles that appear to be trendy. तो गाइस जो सोशल सोसाइटल फैक्टर है वो अगर थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो, जहां पे बुजुर्ग ज्यादा हो, तो फिर आपके ये नए बेल बॉटम वाले पैंट्स या फिर आप समझ गए ना किस टाइप के कपड़े वहां नहीं चलेंगे, कंजर्वेटिव लोग रहे तो. The fashion designer's business will suffer if he does not change the clothing style. The same would apply to the manufacturers that produce and stores these sell these wares. So guys, सबके लिए अप्लाई होगा भाई. अपने एरिया में सोसाइटी कैसा है उस हिसाब से ही प्रोडक्ट रखा जाएगा. हमें बोल दिया जाएगा सीधा सीधा कि ये अमेरिका ना है, यहां पे ये नहीं चलता है, सीधा बोल देंगे. सोशल फैक्टर्स ये भी एक एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंट टाइप है. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बदल रही है. जैसे हम लोग कन्वीनियंटली क्लास ले पा रहे हैं. जैसे दुबे जी आप कहां से हैं? आदित्य, वेर आर यू फ्रॉम? वेरी गुड, वेरी गुड. निखिल आप कहां से हो बेटा? बिलासपुर, वेरी गुड. रसिका आप कहां से हो? पुणे चिंचवड़, करेक्ट. आराधना आप कहां से हो? हाँ, करेक्ट. सो गाइस अलग अलग शहरों के ये लोग हमारी क्लास अटेंड कर पा रहे हैं थैंक्स टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. क्या आपको क्लास समझ में आ रही है? क्या जरूरी है कि मैं आपके सामने ही रहूं? बोलो. नहीं, करेक्ट. इनोवेशन है ये, तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है. इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट. एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस अ बिजनेस इज फोर्स्ड टू कीप पेस. फॉर एग्जांपल, व्हेन कंप्यूटर्स वर फर्स्ट इन्वेंटेड दे वर ऑफ द साइज ऑफ द रूम. यूजर्स वर फोर्स्ड टू एम्प्लॉय पंच कार्ड्स टू परफॉर्म बेसिक फंक्शन. टुडे कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल एंड कैन फिट इन द palm ऑफ योर हैंड्स. अब कंप्यूटर एकदम छोटा आइटम बन चुका है, पहले बहुत बड़े हुआ करते थे. टुडे कंप्यूटर्स दैट आर मच मोर पावरफुल कैन फिट इन द palm. Business that do not keep up with technology risk increase the cost of production and higher prices. If the company's cost to produce a product or outpaces competitors, the company may soon find itself out of the business. तो टेक्नोलॉजी बदलते रहती है, इनोवेशन होते रहता है, और इनोवेशन ज्यादा हुआ तो आपको वो नई टेक्नोलॉजी अक्वायर करनी पड़ेगी. और अगर आपने वो नई टेक्नोलॉजी अक्वायर नहीं करी तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो आपका सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा. सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग आपका प्रोडक्ट डिमांड नहीं करेंगे और आप बिजनेस से बाहर हो जाओगे. तो टेक अपग्रेड आपको करना ही पड़ेगा. काफी सारे प्रोडक्ट्स, ये कैमराज आते थे पुराने जमाने में जिसमें रोल डालना होता था और एक समय पे एक रोल में 35-36 फोटोग्राफ्स निकलते थे. टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, प्रोडक्ट खत्म, नया प्रोडक्ट आ गया. अच्छा, ये भी ऑब्सोलीट हो चुका है. अब सब कुछ हम लोग कहां निकालते हैं? सब कुछ हम लोग कहां निकालते हैं? फोन में. टेक्नोलॉजी बदल गई है, प्रोडक्ट ही ऑब्सोलीट हो जाते हैं. एंड द लास्ट वन इज लीगल फैक्टर. Often a business will need to change how it operates for legal reasons. This is often done when the company's lawyers anticipate a change in legislation, or it may be due to the lawsuits already filed or anticipated. Guys, किसी भी कंट्री के लॉ के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा. किसी भी कंट्री में उस कंट्री के लॉ के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा. जैसे लॉ ने अगर कल बोल दिया सिगरेट बैन, इंडिया में सिगरेट नहीं बिकेगा, तो क्या उसके हिसाब से चलना पड़ेगा सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को? और ये सिगरेट के खिलाफ कभी भी हो सकता है. इसलिए आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी जो हुआ करती थी, आईटीसी जो है धीरे धीरे टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट से अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनाने लग गया. जैसे आईटीसी का कोई प्रोडक्ट बताओ जो आप यूज करते हो. कम ऑन. अरे वो महंगा वाला कुकी, चॉकलेट वाला जिसमें फिल्ड होती है चॉकलेट, नहीं? डार्क फैंटेसी. आईटीसी के क्लासमेट के रजिस्टर्स यूज करते हो आप, वो भी. एम, एम माचिस की तीली, ठीक है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हम लोग आईटीसी के. तो उनको पता था कभी ना कभी,
हाँ जी, कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये लॉ बदलेगा, एंटिसिपेट करते हैं कि क्या होने वाला है और उसके हिसाब से आपको रेडी रहना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, if a part in machine is found to be defective, the company need not issue a recall. If other companies in the same industry are being sued over something like data breach or confidential information, a business may need to change how information is collected and stored. अब कैसा है ना, काफी सारी, कोई भी ऐप यूज करते तो काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है वो, तो हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि हमारी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो या ना करो. इसके लिए आईटी एक्ट है. तो गाइस हर कंपनी को उस कंट्री के लॉ के एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को बदलना पड़ेगा. So these are the various types of environment: political environment, economic environment, social factors, tech factors and legal factors. कहीं कोई एरिया में डाउट? और ये हर एनवायरमेंट, वेरी गुड, ये हर एनवायरमेंट आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है और थ्रेड भी हो सकता है. ये हर एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकता है और थ्रेड भी हो सकता है. तो चलो लेट्स मूव अहेड. ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं और उसमें हमें इंटरेस्ट है इंडिया को लेके. करेक्ट है ना? पूरे दुनिया की बात करते हैं और हमें इंटरेस्ट है इंडिया में. तो आपको क्या लगता है, इंडिया में अगर हमें बिजनेस करना है तो आसान है या मुश्किल? बोलो. इंडिया में अगर हमें बिजनेस करना है तो आसान है या मुश्किल है? व्हाट डू यू थिंक? तो गाइस लेट्स सी कि इंडिया में बिजनेस करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है. वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स निकाला. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने किया हुआ सर्वे के हिसाब से, और उसमें टोटली 190 कंट्रीज को कंसिडर किया गया. कितनी कंट्रीज? 190 कंट्रीज. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स निकाला अलग अलग पैरामीटर पे, जिसमें इंडिया की रैंक हमें पता करनी है. चलो 190 कंट्रीज में से इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग क्या होगा, एक गेस करते हैं. एनी गेसेस? निखिल? 50 के अंदर होगा रैंकिंग. वेरी गुड. आराधना? गेस करना है. आदित्य? लेस देन 25. 25 के अंदर है हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड में. ठीक है. रसिका, व्हाट इज योर आंसर? 40. ओके. सो गाइस 2019 के इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का रैंक था 77th. कितना रैंक था? 77. और जो लेटेस्ट रैंकिंग है 2020 की, उसके हिसाब से इंडिया का रैंक है, कितना रैंक है? 63rd. करेक्ट. ये याद रखना है आपको, बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा ये सवाल. इंडिया का रैंक कितना हो गया अभी? 63. तो चलो देखते हैं. द वर्ल्ड बैंक रिलीज्ड इट्स लेटेस्ट डीबीआर डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कहते हैं इसको, याद रखना. 2020 की रिपोर्ट, डीबीआर की, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. कब आई? कब आई ये रिपोर्ट? 24 अक्टूबर 2019. ठीक है. इंडिया रिकॉर्डेड अ जंप ऑफ 14 पोजीशन, 14 पोजीशंस की जंप की. ठीक है. पहले हमारी पुरानी रैंकिंग क्या थी? 77. और अब हमारी लेटेस्ट रैंकिंग क्या है? 63. तो ऐसे, हाँ, तो ऐसे 14 रैंक्स की हमने जंप करी है. India leaps of 14 ranks in ease of doing business, insignificant considering that there has been continuous improvement since 2015, and for the third consecutive year India is among the top 10 improvers. So guys, अगर हमारी रैंकिंग देखे आप, अगर हम लोग थोड़ी हमारी पुरानी रैंकिंग देखे तो गाइस बहुत खराब रैंकिंग थी हमारी. 2008 में 132nd रैंक थी, 9 में 133rd, 139 तक हम गिर चुके थे. ठीक है. फिर 131, 134, 130, 130s में ही थे. 2017 में हमारी रैंक 100 थी, 2019 में हमारी रैंक 77 हुई. तो हम लोग ग्रेजुअली बढ़े हैं. पिछले 5 सालों में हम लोगों ने बहुत इंप्रूवमेंट की है. और आज की रैंकिंग तो 77 से और भी हमारी इजी हो गया इंडिया में बिजनेस करना. और हमारी आज की रैंकिंग क्या है? इंडिया की आज की रैंकिंग 63rd. डीबीआर रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की रैंक है 63rd. ऑलराइट. सो हम लोग टॉप 10 इंप्रूवर्स में है, हम लोग टॉप 10 इंप्रूवर्स में. तो गाइस ये जो पैराग्राफ है वन लिख दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ.
जो पैराग्राफ है लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। अगर हम लोग ये पैराग्राफ पढ़ के नहीं गए, एग्जाम देने मत जाना। इसी के ऊपर एमसीक्यू, इस पैराग्राफ के ऊपर एमसीक्यू जरूर आएगा। मैं तो कहता हूं 2 एमसीक्यू आएंगे इस पैराग्राफ पे। तो गाइस, तुमको क्या लगता है कौन सी कंट्री में, गेस करो, कौन सी कंट्री में बिजनेस करना सबसे आसान होगा? एनी आइडिया? ये हुई ना बात, अमेरिका, रशिया, चाइना, और फेंको, सॉरी, और बोलो। हो गया, ऑस्ट्रेलिया। चलो, इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो पॉइंट्स मिलते हैं, जो पॉइंट्स मिलते हैं अगर आपको बिजनेस करना है और आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में पॉइंट्स मिलता है, उस पॉइंट को कहते हैं डीटीएफ, डिस्टेंस टू फ्रंटियर। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिजनेस करना आसान है इस कंट्री में, न्यूजीलैंड में। उसके बाद रैंक आती है सिंगापुर, उसके बाद आता है हांगकांग, उसके बाद आता है डेनमार्क, उसके बाद आता है साउथ कोरिया, उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद आता है जॉर्जिया, उसके बाद आता है यूके। तो हम लोग काफी पीछे हैं। चलो देखते हैं। द डीबीआर असेसमेंट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ बिजनेस रेगुलेशन एंड देयर एनफोर्समेंट अक्रॉस 190 इकोनॉमीज ऑन 10 पैरामीटर्स। तो 10 पैरामीटर से को मेजर करते हुए ये रिपोर्ट मिलती है। ठीक है, इंडिया में जो पॉइंट्स है, डीटीएफ, डिस्टेंस टू फ्रंटियर के पॉइंट्स है, न्यूजीलैंड के पॉइंट्स है 86.8। इंडिया के पॉइंट्स कितने हैं देखो तो नोट्स में ढूंढ के बताओ। इंडिया के पॉइंट्स कितने हैं? डीबीआर, डीटीएफ के पॉइंट्स, डिस्टेंस टू फ्रंटियर के इंडिया के पॉइंट्स ढूंढो, बताओ। जल्दी। नो वन? करेक्ट, वेरी गुड रसिका, द आंसर इज 71। तो चलो, the DBR ranks countries on the basis of DTF, distance to frontier, a score that shows up the gap of an economy to the global best practice. This year India's DTF score improved from, पहले कितना था हमारा DTF का स्कोर? इंडिया का DTF का स्कोर हमारा 67.23 था, इंप्रूव होके 71 हुआ है ये। This year India's DTF score improved from 71 to 67.23 in the previous year. So guys, एक मिनट, इसीलिए हमारी रैंक कितनी थी पहले? हमारी रैंक 77 थी, और हमारी अब फाइनल रैंकिंग इस साल की क्या है? 63। लेकिन ये रैंकिंग किस बेसिस पे मिला है? डीटीएफ क्या है? डीटीएफ इज जस्ट लाइक आवर मार्क्स। ये मार्क्स मिलते हैं, और इस मार्क्स के बेसिस पे क्या डिसाइड होता है? रैंकिंग। तो इंडिया ने मार्क्स कितना स्कोर किया है? 71। इंडिया की रैंक कितनी है? 63। जो फर्स्ट रैंकर है उसका स्कोर कितना है न्यूजीलैंड का? 86.8। समझ रहे हो ना? तो न्यूजीलैंड की रैंक फर्स्ट है, इसकी सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और ये इनके मार्क्स है। सर यहां तो मार्क्स नहीं लिखा है, क्या लिखा है यहां पे? मार्क्स को क्या कहते हैं यहां पे? डिस्टेंस टू फ्रंटियर, यानी जो बेस्ट है उससे आपका डिस्टेंस कितना ज्यादा है ये पता करता है ये पॉइंट सिस्टम, डिस्टेंस टू फ्रंटियर। तो गाइस, कितने कितने एरियाज को चेक करके आपको ये मार्क्स मिलते हैं? ये जो आपको मार्क्स मिलते हैं, कितने कितने एरियाज को आपको चेक किया जाता है? 10 पैरामीटर चेक किए जाते हैं। कितने पैरामीटर्स? 10 पैरामीटर्स। गाइस, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेशन डेडिकेटेड ही है इन 10, ये सेशन डेडिकेटेड ही है ये पढ़ने के लिए। सो 10 पैरामीटर चेक करके आपको ये दिए जाते हैं, और ये 10 इंडिकेटर में से कितने इंडिकेटर्स में इंडिया ने इंप्रूव किया है? 7 में। समझ लो, ये 10 इंडिकेटर नहीं, 10 सब्जेक्ट है, और 10 सब्जेक्ट में से 7 सब्जेक्ट में इंडिया ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए है। आ जाओ। India has improved its rank in 7 out of 10 indicators and have moved closer to international best practices, DTF. Significant improvement have been registered in resolving insolvency, dealing with construction permits, registering property, trade across borders, paying taxes indicators. The changes in 7 indicators where India improved. India ने 10 में से 7 जगह, कितने जगह? 7 जगह क्या किया है? इंप्रूवमेंट की है। 10 में से 7 जगह इंप्रूवमेंट किया है। सर वो कौन से 7 एरियाज है जहां इंडिया ने इंप्रूव किया? ये 7 जगह। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, यानी कंपनी को अगर बंद करना है, इससे रिलेटेड सारे मैटर्स,
तो इसमें हमारी रैंक पहले 108th रैंक थी, अब हमारी रैंक कितनी होगी है 52। कितने का इजाफा हुआ 56। गाइस ये एक पैराग्राफ को भी इंपॉर्टेंट कर दो, इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में उनके पास पूछने के लिए 4 पेजेस है, 4 पेजेस में उनको 8 क्वेश्चंस बनाने हैं, और मुझे लगता है ये सबसे डिफिकल्ट होगा क्योंकि नंबर्स दिए इसमें। ये बस याद कर लिया आप, मेरे लिए, मेरे कहने पे आप याद करिए, इसमें से बिल्कुल आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन परमिट्स, यानी कंस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी बनाने की परमिशन मिलती थी। तो पहले इंडिया में, इंडिया की रैंकिंग 190 में से 52nd रैंक था इंडिया का, लेकिन 2019 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है डीबीआर की, उस रिपोर्ट के हिसाब से हमारी रैंक कितनी है 27, यानी कितनी रैंक्स बेटर हुई है हमारी 25 रैंक्स बेटर हुई है, यानी 52 माइनस 27 किया उन्होंने। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पहले हमारी रैंक थी 80th, अब हमारी रैंक है 68, 12 रैंक्स हमारी बेटर हुई है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, पहले हमारी रैंक 166 थी, अब हमारी रैंक 154th है। पेइंग टैक्सेस में पहले इंडिया की रैंक 121 थी, अब इंडिया की रैंक है 115, यानी 6 रैंक्स बेटर हुई हमारी। और गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको बिजली चाहिए तो पहले इंडिया की रैंक 24 थी, आज इंडिया की रैंक है 22nd। तो गाइस पहले गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी वाज इजी फॉर इन इंडिया, तो वैसे भी हमारी रैंक पहले से अच्छी थी और भी अच्छी होगी अब। और अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले 137th रैंक था और अब एक रैंक का इजाफा हुआ है, अब 136 थे। सो गाइस दीज आर द 7 इंडिकेटर्स जहां से हमारी रैंक पॉजिटिव हुई है, जहां हमारी रैंक बेटर है। 7 कितने इंडिकेटर्स होते हैं टोटल डीटीएफ का स्कोर के लिए, कितने इंडिकेटर्स होते हैं? करेक्ट, 10 इंडिकेटर्स होते हैं। 10 में से 7 एरियाज में हमने इंप्रूवमेंट किया है। गाइस मस्ट लर्न है ये, अगर ये लर्न करके नहीं गए एग्जाम देने मत जाना, ठीक है। और इंडिया की ओवरऑल इंप्रूवमेंट, पहले 77th रैंक थी, लेटेस्ट रैंक है हमारी 63, टोटल 14 रैंक्स की हमने जंप की है। समझा है कि ये, या फिर से सिखाओ गाइस? नहीं, 2022 की रैंकिंग कैसे आएगी बेटा, 2022 खत्म ही नहीं हुआ ना अभी। तुम समझ नहीं रहे। 2020 की रैंकिंग की रिपोर्ट कब आ गई? 2019 के सर्वे पे। तो पहले पूरा सर्वे करना पड़ेगा ना, इतना आसानी से कैसे दे देंगे किसी भी कंट्री को रैंक, बराबर है। तुम पहले एग्जाम दोगे, फिर पेपर्स चेक होंगे, फिर रिजल्ट मिलेगा ना, क्या कहते हो? आगे बढ़े साहब। तो अब 2022 की आपको जो रैंक्स मिलेगी वो 2023 के एंड तक पता चलेगी। तो अगर आपको सीएसईटी फिर से दोगे आप, तो शायद आपको 2022 की रैंक पढ़ने मिले। देना है क्या फिर से एग्जाम, बोलो? हाँ। The important features of India's performance are, पहला, the World Bank has recognized India as one of the top 10 improvers for the third consecutive year। यानी पिछले 3 सालों से हम लोग लगातार टॉप इंप्रूवर है, टॉप 10 में हमारी रैंक आती है, ठीक है, टॉप 10 इंप्रूवर्स में से हम है। और जो रिकवरी रेट है रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी में, वो भी रिकवरी रेट भी बढ़ चुका है। यानी जब इंसॉल्वेंसी, यानी क्या होता है, जब कंपनी बंद हो जाती है उसको इंसॉल्वेंसी कहते हैं, जब उसकी लायबिलिटीज उसके असेट से ज्यादा होती है और वो पे नहीं कर पाता, दैट इज इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंट होने के बाद कंपनी बंद करने का प्रोसेस लंबा होता था और इसमें काफी सारा नुकसान भी हो जाता था, लोगों को उनके पैसे नहीं मिलते थे। तो रिकवरी रेट जो पहले 76.5% था, अब वो 71.6% हो गया। तो जो पैसे जो लोगों के डूब जाते थे, जो पहले 73.5% पैसे डूब जाते थे, अब वो बहुत कम डूबने लग गए, इट इज जस्ट 28.4% डूब रहे अभी। तो रिकवरी रेट भी अच्छा हुआ है, ये भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद जो पहले कंपनी के इंसॉल्वेंसी का मैटर खत्म करने के लिए द टाइम टेकन फॉर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 4.3 इयर्स टू 1.6 इयर्स। यानी कंपनी की पूरी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस, कंपनी को बंद करने का पूरा प्रोसेस, जिसको पहले लगभग 4.3 इयर्स लग जाते थे, अब सिर्फ 1.6 इयर्स लगते हैं। सो ये भी बेहतरीन हुआ है, ये भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। और साउथ एशियन कंट्रीज में, साउथ एशियन कंट्रीज है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, ये साउथ एशियन कंट्रीज है। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या होगी बोलो?
गेस करो। करेक्ट, वेरी गुड रसिका। इंडिया की रैंकिंग साउथ एशियन कंट्रीज में फर्स्ट है। इंडिया कंटिन्यूज टू मेंटेन इट्स फर्स्ट पोजीशन अमंग्स द साउथ एशियन कंट्रीज। इट वाज सिक्स्थ इन 2014। इन कंट्रीज के बीच में भी इंडिया का रैंक 2014 में कितना था? सिक्स्थ। लेकिन आज लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में, आज हम लोग साउथ एशियन कंट्रीज में हमारे रैंकिंग क्या है? फर्स्ट। परफेक्ट। सो गाइस, दैट्स दैट। दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस। टॉप इंप्रूवर्स में से हम लोग लगातार 3 साल से टॉप 10 इंप्रूवर्स में से एक है। रिकवरी रेट भी बढ़ चुका है। जो इंसॉल्वेंसी के बाद लोगों को पैसे नहीं मिलते थे, अब ज्यादा पैसे मिलने लग गए बिजनेस बंद होने के बावजूद। और उसके बाद बंद होने का प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस, जिसको लगभग 4.3 इयर्स लगते थे, इट हैज कम डाउन टू 1.6 इयर्स। और साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया की रैंक कितनी है? फर्स्ट। इंडिया रैंक्स फर्स्ट। ओके। कितने डीटीएफ का स्कोर पता करने के लिए, डीटीएफ के स्कोर पता करने के लिए कितने पैरामीटर्स होते हैं? बताएंगे मुझे, कितने पैरामीटर्स चेक होते हैं? 10 पैरामीटर्स चेक होते हैं। इसमें से इंडिया ने कितने जगह पे इंप्रूव किया है? 7 जगह इंप्रूव किया है। और इंडिया का पुराना डीटीएफ का स्कोर कितना था? पुराना स्कोर वो डीटीएफ, वो आप रैंक बता रहे हो, मैं डीटीएफ का स्कोर पूछ रहा हूं। डिस्टेंस टू फ्रंटियर का स्कोर, हमारा पुराना स्कोर था 67.23, हमारा नया स्कोर है 71। और इन स्कोर के बेसिस पर रैंकिंग मिलती है। तो हमारी पुरानी रैंकिंग थी कितनी? 77। और हमारी लेटेस्ट रैंकिंग है 63। समझा क्या ये कंसेप्ट, या इसमें कंफ्यूजन है कुछ? डिस्टेंस टू फ्रंटियर, डीटीएफ, डीटीएफ इज लाइक मार्क्स। ये मार्क्स मिलता है हमें। सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं? न्यूजीलैंड के। इसका, और इसका डीटीएफ स्कोर कितना है? 86.8। और इसलिए इसकी डीबीआर रैंकिंग कितनी है? 1। तो डीटीएफ के स्कोर के बेसिस पे आपको रैंक मिलती है। इंडिया का स्कोर है 71 और इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 63। जब हमारा पुराना स्कोर 67.23 था तो हमारी रैंकिंग कितनी थी? 77। तो पॉइंट्स बढ़े, हमारे डीटीएफ का स्कोर बढ़ा, हमारे मार्क्स बढ़े, तो हमारी रैंकिंग भी बेटर हुई। ऑलराइट। और वो 7 पैरामीटर्स कौन से जहां पे इंडिया ने डेवलप किया है? इंसॉल्वेंसी इश्यू में 56 रैंक्स हमारी पॉजिटिव रही है। कंस्ट्रक्शन परमिशन 25 रैंक्स हमारी पॉजिटिव रही है। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में 12 रैंक्स हमारी पॉजिटिव हुई है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में हमारी ईज हुआ है, 12 रैंक से हमारी बेटरमेंट हुई है। और पेइंग टैक्सेस में 6 रैंक्स की इंप्रूवमेंट हुई है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2 रैंक्स की इंप्रूवमेंट हुई है। और नया बिजनेस स्टार्ट करने में 1 रैंक की इंप्रूव हुई है। ओवरऑल हमारी रैंक की इंप्रूव कितनी हुई? कितनी रैंक्स इंप्रूव हुई है हमारी ओवरऑल? 14 रैंक्स। हमारी ओवरऑल 14 रैंक्स इंप्रूव हुई है। ऑलराइट। और टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, कौन से टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़े हमने? बोलो जल्दी बोलो, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। करेक्ट। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। क्या ये सारे फैक्टर्स का बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है? जी हां। पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अगर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा तो थ्रेट बन सकता है। ठीक है। वर्ल्ड में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये कंडक्ट कौन करवाता है? डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये बनाता कौन है? बताएंगे मुझे? ये बनाता है वर्ल्ड बैंक। याद रखना, ये बनाता है वर्ल्ड बैंक। अब मुश्किल सवाल पूछू क्या? अब ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, डूइंग बिजनेस इंडेक्स है जो वर्ल्ड बैंक बनाती है, इसमें कितनी इकोनॉमीज कंसिडर होती है? कितनी कंट्रीज कंसिडर होती है? करेक्ट। इसमें 190 कंट्रीज कंसिडर होती है, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है? लेटेस्ट रैंक 63। 2020 की हमारी रैंक 63 है। और 2019 की रैंक हमारी क्या थी? 77। और हमारा रैंक में प्रोग्रेस कितना हुआ है? फिर कितना इंप्रूवमेंट हुआ है? 14 रैंक्स इंप्रूव है। बिल्कुल ये एमसीक्यू के लिए सवाल बनेंगे। मैं हैप्पी कि आपको लर्न ही हो गया। इंडिया की रैंक 63rd है। और इंडिया के
डीबीआर के लिए पॉइंट्स जो होते हैं वो पॉइंट्स को क्या कहते हैं, मार्क्स को क्या कहते हैं, उसको स्कोर को क्या कहते हैं, करेक्ट, उसको कहते हैं डीटीएफ, डिस्टेंस टू फ्रंटियर। डिस्टेंस टू फ्रंटियर यानी न्यूजीलैंड से हम लोग कितना पीछे, कितना डिस्टेंस है ये पता चलता है, इसलिए इसको डिस्टेंस टू फ्रंटियर कहते हैं। क्या है हमारे आज के पॉइंट्स, इंडिया के आज के पॉइंट्स कितने हैं, डीटीएफ स्कोर कितना है इंडिया का, 71। बना लो इसका स्टिकी नोट, बना लो। 71 हमारा डीटीएफ का स्कोर है, 63rd हमारी रैंक है। जब हमारी रैंक 77 थी तो हमारे पॉइंट्स कम थे, स्कोर कम था 67.23। इसका आप स्टिकी नोट जरूर बना लेना। और गाइस ओवरऑल इंडिया ने 14 रैंक्स की ग्रोथ की है, 10 में से 7 एरियाज में इंप्रूवमेंट है, और ये है वो 7 एरिया। आपको एमसीक्यू बना देंगे कि ये कौन, इसमें से कौन सा एरिया में इंडिया ने इंप्रूव नहीं किया है, तो 3 ऑप्शन ये रहेगा, चौथा ऑप्शन कोई और रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। इंडिया की रैंकिंग साउथ ईस्ट एशिया में कितनी है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में क्या रैंकिंग है इंडिया की, इंडिया रैंक्स फर्स्ट। सो गाइस दैट्स दैट एंड वी आर कॉलिंग इट अ डे। हमने आज बिजनेस एनवायरनमेंट में काफी सारा ग्राउंड कवर किया है, इस चैप्टर का बस एक लेक्चर बचा है जो हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। ऑलराइट गाइस, कोई एरिया में डाउट, कोई चीज नहीं समझिए, परफेक्ट है, शैल वी कॉल इट अ डे। Alright guys, this is Pawan Goga signing off from the CSEET special success session. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye guys.